तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो जहाँ ये राशि में राहु है तो इस कुंड ऑपोजिट में केतु है। अब आपको ये इस पुराने कॉम्बिनेशन का वो केतु भी अच्छा हो गया। हाँ जी, जब तक मून 20 डिग्री तक नहीं पहुंचता इस आदमी को रिलैक्स रहने देना। मून कितनी डिग्री का हो गया? 14। अब क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कब होगा आपको पता चल गया? एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है, एक ऑटम इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च को, और चंद्र का राहु तो चेंज होता रहता है। जी जी जी। अगर चंद्र का राहु भी तुला राशि में बैठ गया और सूर्य का राहु तो होता ही तुला राशि में, ऑटम इक्विनॉक्स होता है, शैडो होती। सूर्य के राहु केतु के ऊपर चंद्र के राहु केतु ये कब पहुंचे हो? चंद्रमा भी 11 नंबर राशि में आ जाता है कुछ दिनों बाद। तो चंद्रमा 0 डिग्री से स्टार्ट करेगा, यहां से आएगा ना। चंद्रमा राहु, तो जो मैंने राहु के बारे में अभी पॉइंट्स बताए हैं, इंसैनिटी, बिना मतलब बहस करना, आर्गुमेंट करना, ऐसी बात बोल देना सामने वाला फड़फड़ा जाए, सडननेस में मुसीबत आ जाना, रोग आ जाना, दुर्घटना आ जाना, हर तरह का इन्फेक्शन राहु है। और जो इनकंटेंजियस डिजीज होती है ना, जो फैल जाती हैं, वो भी राहु है। सर इसको एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करके कि ये अलोन बैठे तो तब ये है कि कैसे? नहीं नहीं नहीं, राहु ये है। इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राहु क्या है, राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अलोन बैठेगा या विद समवन बैठेगा वो हम बाद में देखें। तो एक बार ये लास्ट वाला प्लीज रिपीट करेंगे। राहु बिना मतलब आर्ग्यूमेंट करना है, बिना मतलब बहस करना, ऐसी बातें बोलना है जो सामने वाले को चुभे। अचानक जो चीज आती है, सडननेस राहु है, अचानक मुसीबत आना, जितनी भी डिजीजेस है, इन्फेक्शन और वायरस से रिलेटेड, सब राहु है। सर ये राहु की दशा में आएंगी या किस पे डिपेंड करेगा, ये कब आएंगी? आप बल अभी लिखते रहो। राहु किसी ना किसी प्लेनेट के साथ है, किसी ना किसी राशि में, हमेशा ध्यान रखना। तो राहु के साथ साथ वो राशि भी इंपैक्ट होती। जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं या बड़े दांतों वाले जानवर हैं, सब राहु हैं। ऑब्सेशन एंड एडिक्शन, वो वुमेनाइजिंग हो, जुआ हो, सट्टा हो, अल्कोहल हो, वो राहु है। तड़ी पार होना राहु है, अपनी जगह से भागना राहु है। गुप्त जानकारी राहु है, बड़े बड़े सीक्रेट्स राहु है। किसी भी चीज का एक्सपेंशन राहु है। राहु ऊपर लेके जाता है, केतु अंदर लेके जाता है। इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों ही राहु है। राहु किसी भी चीज को एनलार्ज करता है, लाइटन अप करता है। अब केतु लिखो। जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं, सब केतु हैं, और उनसे डर लगना भी केतु है। शेर हो गया, चीता हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, उड़ने वाले पक्षी सब केतु हैं। सारे पक्षी केतु हैं। दीमक और वो वाले इंसेक्ट्स जो आपके घर को या अनाज को खराब करते हैं, सारे केतु है। सॉरी, अरे जो जैसे कीड़ा लग जाता है ना गेहूं में, चावल में, लकड़ी में, घर की लकड़ी में, जिसको दीमक कहते हैं, ऐसे ही। हाँ, वो सब केतु है। ऊपर से गिरना केतु है। किसी भी तरह का दर्द केतु है। किसी चीज से डिटैच हो जाना केतु है। सर आपने बोला किसी भी चीज से डिटैच हो जाना केतु है, फिर जब आप अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो फिर आप पूरी तरह अपने कर्म से अटैच्ड हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ, वो डिटैचमेंट नेगेटिव चीज होगी ना। ये मैंने नेगेटिव चीजें बताई। जी। अगर केतु पॉजिटिव है तो, क्योंकि वो कारक में है। पहले मैंने आपको ये बताया है कि केतु जिस राशि में बैठता है, जिस राशि के साथ बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, वो पानी की तरह उस चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी में दारू डालोगे तो पानी दारू बन जाएगा। पानी में होम्योपैथी की दवाई डालोगे, वो पानी दवाई बन जाएगा, औषधि बन जाएगा। पानी में दूध डालोगे तो वो पानी दूध बन जाएगा। पानी में शरबत डालोगे तो वो पानी शरबत। तो पानी क्या है? राहु केतु। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर काट रही, लेकिन सूर्य भैया स्टैग्नेंट बैठे हैं। तो सूर्य के जो राहु केतु हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के राहु केतु हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वो मेष राशि और तुला राशि है। सर समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। सेट कर ही नहीं सकता ना, सन के इक्लिप्स को कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। सन तो स्टैग्नेंट है आप कह रहे हो, तो इक्लिप्स तो बना नहीं ना उसका। सन स्टैग्नेंट है, धरती सन के उधर घूम रही है। हाँ सर वो धरती का जो ऑर्बिट है वो ओवल है, आपने किसी पॉडकास्ट में बताया था ओवल है, और जो दो नुकीले पॉइंट्स हैं वो मेष और तुला। मैं आपको कोई भी ऑर्बिट किसी भी चीज का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 360 डिग्री का होगा। हाँ जी। एक बहुत बड़े कोट बता रहा हूँ, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमी का कोट है। आर जॉडियक इज डिवाइडेड इनटू 4 पॉइंट्स।
जॉडियक का मतलब होता है 360 डिग्री अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो इंटरसेक्शन लाइंस हैं जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। एक को बोलते हैं संपत्ता पॉइंट और एक को बोलते हैं संपाता पॉइंट। और जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं उनको हम बोलते हैं अयन पॉइंट्स। तो 4 संक्रांतियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर कैप्रिकॉर्न, और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या आएगा? 4 और 10 के बीच में क्या आएगा? 7। मेष एंड तुला, 1 and 7। 1 and 7 इनको बोलते हैं अयन पॉइंट्स। तो एक बार डायग्रामेटिकली समझा दीजिए। डायग्रामेटिकली मैं भेजूंगा आपको। ओके सर। जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम एरीज बोलते हैं, इसमें हमारा वर्नल इक्विनॉक्स होता है। और वर्नल इक्विनॉक्स इसलिए होता है क्योंकि ये अर्थ और सन का असेंडिंग नोड है। और जो दूसरा है जिसमें हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है, वो अर्थ और सन का डिसेंडिंग नोड है। सन के आपको 4 पॉइंट्स बताए थे ना, यही ऑर्बिट है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स हमारे सन के ऑर्बिट्स हैं। सर असेंडिंग और डिसेंडिंग मेष और तुला हो गए। हाँ जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग मेष और तुला हो। अब इनको अग्नि पुराण में बोला हुआ है संपात और पात। जो वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स हैं वो फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ मेष एंड तुला है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेष एंड तुला मतलब पहली डिग्री। यजुर्वेद में पहला मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो। तुला की पहली डिग्री में कौन सा नक्षत्र होगा? चित्रा। चित्रा। चित्रा के लॉर्ड कौन है? मंगल। देवता लॉर्ड कौन है? इंद्र। इंद्र और विश्वकर्मा। इंद्र और विश्वकर्मा। स्वस्ति न इंद्रो वृषभदाः स्वस्ति न पूषा। पूषा पूषा रेवती को कहते हैं। रेवती का लास्ट पॉइंट हमारा एई है। एई का मतलब होता है ऑटम इक्विनॉक्स। और तुला का फर्स्ट पॉइंट हमारा वीई है। वीई का मतलब होता है वर्नल इक्विनॉक्स। मेष एंड तुला आर दी पात सन के राहु केतु है। वो समयुक्ता पात अग्नि पुराण में वर्ड यूज किया गया है। अब एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को समझो। सूर्य का या अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें जो शैडोइंग पॉइंट्स हैं वो मेष राशि की स्टार्टिंग और तुला राशि की स्टार्टिंग है। जहां पे कन्या राशि खत्म हो रही है तुला राशि स्टार्ट हो रही है। जहां पे मीन राशि खत्म हो रही है और मेष राशि स्टार्ट हो रही है। ये पॉइंट है। इसको हम सूर्य के राहु केतु या धरती के राहु केतु मानते। आपको बताया था ना कि 4 डेट्स में बर्थ अच्छा नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर उनमें आती है। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है, शैडो होती है। सूर्य के राहु केतु के ऊपर चंद्र के राहु केतु हो, ये कब पॉसिबल है? जब उस समय अमावस्या ग्रहण भी होगा। आई थिंक जब चंद्रमा का राहु तुला राशि में होगा तो सूर्य का राहु तो तुला राशि में है। ये तो जब तक है जहान जाने जहान तुला राशि में रहेगा सूर्य का राहु। और चंद्रमा का राहु भी तुला राशि में आ गया, वो 18 महीने के लिए आएगा। किसी के भी लगन में तुला राशि हो और चांद साथ बैठा हो। राहु जब तुला राशि में आता है, राहु जब तुला राशि में आ जाए, मतलब राहु लगन में बैठा हो, तुला राशि हो लगन की, जहां मर्जी बैठा हो राहु जब तुला राशि में आता है। तुला राशि सन का राहु है और राहु तुला राशि में आ गया तो सन के राहु के ऊपर किसका राहु आ गया? मून का राहु। तो मेष केतु है। हाँ जी। तो जब राहु तुला राशि में होता है वो द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ राहु होता है, क्योंकि सन के राहु के ऊपर मून का राहु ट्रांजिट कर रहा होता है, स्पेशली फर्स्ट 10 डिग्रीज में। अब ये मान लो 94 में मैं पैदा होता तो राहु कहाँ चला गया? ये थोड़ा सा महीने बढ़ा देते हैं। अभी तुला में ले आता हूँ, 5 मिनट में ले आ गया तुला राशि में राहु 94 के उसमें जी। 18 साल बाद आता है क्या ये? हाँ 18 ईयर्स। अब पूरे 94 में जो पैदा हुए हैं 95 तक, उन सबका राहु कौन सी राशि में बैठा होगा? तुला राशि। ये द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ राहु। अब मोस्ट नेगेटिव पॉइंट का 180 डिग्री क्या होता है? मोस्ट पॉजिटिव। तो जब राहु मेष राशि में बैठा होता है वो कम प्रॉब्लमेटिक है। जब राहु तुला राशि में बैठा होता है वो ज्यादा प्रॉब्लम है। अब राहु तुला राशि में बैठेगा तो केतु कहाँ बैठेगा? 180 डिग्री अपोजिट मेष राशि में। तो मीन्स राहु से राहु कौन साइड नहीं करना चाहिए और केतु से केतु राहु केतु से कर सकता है। हाँ जी, राहु केतु से करेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी राहु से करेगा प्रॉब्लम। बट सर आप कह रहे हैं ना मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है जब राहु मेष राशि में होगा। हाँ,
हाँ, सारावली का कोट है, लगन में, मेष राशि में, वृष राशि में और मिथुन राशि में, कर्क राशि में अकेले राहु बैठे हों तो राजयोग देते हैं। अब तुला से राहु पीछे जाएगा, कन्या में आएगा, फिर पीछे जाएगा सिंह में आएगा, फिर पीछे जाएगा कर्क में आएगा। और लगन में अगर राहु बैठा होगा तो कौन सा रोल प्ले करेगा वो बताओ? सेल्फ का, अपने तन का। अरे लगन लॉर्ड का कारक हो जाएगा, कारक हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अब आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। ये कुंडली में ये आदमी राहु की दशा में था, और जब राहु की दशा में था तो इसको बड़ा मजा आ रहा था, और इसको किसी ने कहा कि राहु की दशा के बाद और मजा आएगा। लेकिन जब राहु की दशा गई तो खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया। ये कुंडली नजर आ रही है? गुरु मारक हो, यस सर। 3 7 11 शनि शुक्र। अब ये आदमी पूर्णिमा में पैदा हुआ था, श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान योग, विष्टिकर। दशा इसकी देखते हैं, 78 से 96 राहु की दशा। ओके। पूरा परिवार इनका गांव में, ये उठ के दिल्ली आ गया क्योंकि इनके फादर गांव में थे फार्मर और इनके ब्रदर दिल्ली में थे डॉक्टर। तो इनके ब्रदर ने इनको दिल्ली बुला लिया। तो जहाँ इनकी गांव के टट्टी वाले स्कूल में पढ़ाई होनी थी, दिल्ली के इनकी पढ़ाई हुई बड़े अच्छे स्कूल में, कि पैदा तो गांव में हुए थे। 84 से 96 तक आपने वो गाड़ी सुनी है कॉन्टेसा? जी सर। 88 में कॉन्टेसा ले आए थे, फर्स्ट ईयर ऑफ कमाई। ये गुजरात गए अपने, इनके ब्रदर के सपोर्ट की वजह से ही गुजरात गए। ब्रदर और ये काम करते थे, तो ब्रदर का राजयोग चल रहा था तो इनका ऑटोमेटिकली राजयोग चल गया, क्योंकि ये जिसके इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी का राजयोग चल रहा है। अब 90 में जब इनकी शादी हुई तो केतु कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। राहु कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। राहु केतु की दशा चल रही थी। यस 89 से 90। हाँ, तो 90 में शादी हुई है। ओके ओके, हाँ सर। फिर वीनस की दशा लग गई। वीनस 5th हाउस का लॉर्ड है जी। यस, तो बच्चे भी हो गए। तो बच्चा भी हो गया। फिर सन की दशा लग गई, फिर मून की दशा लग गई, फिर मार्स की दशा लग गई। सब बढ़िया चल रहा था जिंदगी में, ऑल वाज ओके। बट द बेस्ट फेज वाज राहु वीनस एंड राहु केतु, राहु मरकरी। दिस वाज द बेस्ट फेज। 86 से लेकर 94 तक का बेस्ट फेज। एग्जाम्पल देने के लिए ये बताया कि उस टाइम इन्होंने गाड़ी कौन सी खरीदी, घर इन्होंने बहुत बड़ा बनाया। लेकिन आप लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ, अब जब राहु के बाद बृहस्पति आया होगा तो कुछ नेगेटिव हुआ होगा? गुलिक के साथ बैठे, गुलिक के साथ बृहस्पति। और कौन से हाउस में बैठा है? 10th हाउस में, बिजनेस में। और एक और बात बताता हूँ, लगन नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है? आद्रा। आद्रा के लॉर्ड कौन है? राहु। सर याद। यानी इनके कारक को राहु का जो है बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और मारक में सिर्फ गुलिक होने के कारण गया, जबकि वो अपनी राशि में था जुपिटर। ये मेरे फादर की कुंडली है। 96 तक एफ्लुएंट लाइफस्टाइल जिया। 96 में उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ। 96 के बाद उनका फेशियल पैरालिसिस ठीक हुआ और उनका जो इतना काम था वो 0 हो गया। और 96 से लेकर जब तक ये दशा चलती रही जुपिटर की, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। एफ्लुएंट से लेकर लोअर मिडिल क्लास, एफ्लुएंट, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये होता है। ये सीधा ही एफ्लुएंट से लोअर मिडिल क्लास। लेकिन जब राहु शुरू हुआ था, पता नहीं क्या हुआ कि लोअर मिडिल क्लास से एफ्लुएंट क्लास में पहुंच गए। सर एक क्वेश्चन है, जहां पर आपने ये समझाया कि वृष मिथुन कर्क में लगन में राहु है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो जहां ये राशि में राहु है तो ऑपोजिट में केतु है, अब आपको ये इस कॉम्बिनेशन का केतु भी अच्छा हो गया। हाँ जी। अब दूसरा पॉइंट समझो, इसमें पुराने फैक्टर्स भी तो याद करो। क्या राहु लगन नक्षत्र लॉर्ड हमारा परम कारक होता है? यस। वो पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी जुड़ गया। ठीक है, मैं केतु को समझ रही हूँ कि इसी केस में केतु भी प्लस हो गया। केतु भी वही सर, केतु तो नेगेटिव हुआ ना, वो तो जुपिटर की राशि में बैठा है। अरे केतु नेगेटिव हुआ, लेकिन अकेला बैठा है तो बहुत नेगेटिव नहीं हुआ। जुपिटर के साथ गुलिक बैठा है, केतु के साथ गुलिक नहीं बैठा। तो जुपिटर और केतु में ज्यादा नेगेटिव कौन है? जुपिटर नेगेटिव। केतु सेपरेशन नहीं करा रहा, मतलब नहीं अभी तक तो ही नहीं मतलब अगर वृष मिथुन या कर्क में नहीं होते, लगन कोई और होता तब ये सेपरेशन। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मगर की बात है। अभी आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाता हूँ राहु की दशा के।
हाँ ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो सर इनको जो राजयोग मिला, एक तो इनका राहु जो है फर्स्ट में बैठा है और अकेला बैठा है, प्लस इनका लगन लॉर्ड भी है, और केतु भी इनका सर 7th में बैठा है, तो वो भी अकेला बैठा है, तो राजयोग के चांसेस इनके पूरे थे इस दशा। हाँ, मतलब उनकी दशा में, राहु की दशा में, राइट। पर जुपिटर का नेगेटिव नहीं समझ आया मुझे सर। जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन गुलिक के साथ बैठा है ना, गुलिक ने डस दिया ना जुपिटर को। गुलिक जहाँ बैठता है वहां पे बहुत बड़ा नुकसान देता है, और गुलिक स्ट्रांग भी बहुत है। और गुलिक स्ट्रांग भी बहुत है। और गुलिक का लॉर्ड जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री, चाहे बहुत दूर दूर हो एक ही हाउस में, गुलिक और जुपिटर। गुलिक ने 10th हाउस को खराब किया और गुलिक जुपिटर की राशि में बैठा। और इस कुंडली में अगर आप ढंग से देखो तो धूम भी जुपिटर की राशि में बैठा है। कहाँ पर सर धूम? धूम कहाँ होता है? सन से 5वां। 5th फ्रॉम सन। नहीं सर, धूम तो नहीं है। नहीं है सर, धूम तो 8वें में बैठा है ना, मंगल में है। हाँ, धूम होता है सैजिटेरियस। सन प्लस 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। 20 सेकंड। 4 राशि 13 डिग्री 20 मिनट, तो धूम आ जाता है इसका सैजिटेरियस में। हाँ, 7वें भाव में आ गया। धूम का लॉर्ड भी जुपिटर, गुलिक का लॉर्ड भी जुपिटर, तो जुपिटर मारक हो गया सर इनका। अब जुपिटर अपनी राशि में पेपर टाइगर बन के रह गया, बस जिंदा रखा। सर इस केस में अब केतु नेगेटिव हुआ कि इस केस में भी केतु नेगेटिव नहीं है? केतु नेगेटिव है, लेकिन केतु की महादशा नहीं आई ना भाई। जो अच्छा। केतु की जो अंतरदशा आई थी वो राहु की महादशा में आई थी। हाँ, अब मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर है और मेरा दुश्मन चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर क्या बिगाड़ लेगा मेरा? सही है। तो इसी रीजन से सेपरेशन भी नहीं हुआ? कोई सेपरेशन नहीं, बस पूछने का कारण ये था कि ये राहु केतु जो दूसरे प्लेनेट से अकेले होने चाहिए कि उपग्रह से भी अकेले होने चाहिए? उपग्रह से भी अकेले होने चाहिए भाई। उपग्रह के साथ होंगे तो फिर बैंड बजाएंगे, मारेंगे। सर इनका राहु शनि कैसे रखे, क्योंकि शनि भी कारक है, आपने मरक्यूरी को बताया था। तो जब शनि आया तब फिर अच्छा, अब इस कुंडली को देखते हैं। राहु आया तो अच्छा टाइम आ गया, जुपिटर आया तो बुरा टाइम आ गया, अब शनि आएगा तो कैसा होगा बताओ? दोनों है, मिक्स है। दोनों है तो मिक्स रिजल्ट। लेकिन राहु का शनि बकरी के 8वें भाव में भी बैठा हुआ है। शनि का मारक कैसे है? मारक 10वें सर, 8वें का लॉर्ड है ना सर, 8वें घर में बैठा है का लॉर्ड है, और फिर उसके बाद 8वें में ही बैठा है, बैठा भी है। वक्री होके। बहुत बढ़िया एनालिसिस है आपका। शनि कारक भी है, मारक भी है, लेकिन वो कारक है इसलिए अच्छे इफेक्ट्स बचा भी लेगा। नहीं, जुपिटर के मुकाबले अच्छे इफेक्ट्स दिए। जी। और इस पीरियड में सारा इनका जो पुराना लाइफस्टाइल, पुराना वाला तो नहीं आया, लेकिन 19 से लेकर 22 के बीच में इन्होंने अपनी पूरी चीजें रिक्लेम कर ली। वीनस बीइंग कारक, सैटर्न बीइंग कारक, तो कारक में फिर कारक आया, तो इन्होंने अपनी सारी चीजें रिक्लेम कर ली जो इन्होंने लॉस 18 साल झेल। तो मरकरी में भी कुछ तो फायदा हुआ होगा 2015 से 18 में। अरे वो सैटर्न मरकरी, हाँ उसमें हल्का हल्का कुछ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हुआ था। इनका लगन भी सैटर्न कैसे रहा? बेकार, लेकिन सैटर्न वीनस में इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। और क्योंकि दोनों ही कारक मारक तो दोनों बन गए होना चाहिए ना सर, सन की वजह से। हाँ, वीनस कंबस्ट होना चाहिए, फिर भी कारक तो है ना, कारक की श्रेणी से तो उसको बाहर नहीं निकाल। अच्छा, इफेक्ट तो फिर वो उसने सैटर्न के टाइम में अच्छे दिए क्योंकि उसका उसमें टाइम था, बट वीनस का तो इम्पैक्ट ज्यादा आना नहीं चाहिए। सैटर्न वीनस कनेक्ट भी तो कर रहे हैं ना, मून वीनस सैटर्न, ये चारों का रिलेशनशिप भी तो बन रहा है। रिलेशनशिप भी एक राजयोग का फैक्टर बनाता है। तो सैटर्न वीनस का कनेक्शन राजयोग बनाता है। लेकिन सर वीनस भी इनका मारक भी है, सैटर्न भी इनका मारक भी है, दोनों चीजें मतलब इस टाइम पे दोनों अच्छी और बुरी दोनों चीजें साथ साथ चली से। सैटर्न वीनस में सारी अच्छी चीजें होंगी क्योंकि कारक के क्वालिटी ज्यादा है। और मून साइज भी बड़ा है सर। मून साइज भी बड़ा, बहुत बड़ा है मून साइज। पूर्णिमा है, पूर्णिमा का नेगेटिव पॉइंट मान के चलना है क्योंकि सब पे भरोसा कर लेते हैं। हाँ, कारक की क्वालिटी ज्यादा है क्योंकि सैटर्न में ही बैठा है ना, और वो भी वक्री होके। हाँ देखो, आप बात को समझो, 8th हाउस का लॉर्ड जरूर है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज नहीं है अभी तक। वो आपको आगे समझ में आएगा। सर बट सैटर्न मर्करी के कंपैरेटिवली सैटर्न वीनस क्यों बेटर हुआ? मैम, सैटर्न अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट है इस कुंडली का जी। और सर रेट्रोग्रेड भी हुआ, रेट्रोग्रेड भी है। जब कारक रेट्रोग्रेड होता है तो वो ज्यादा अच्छे फल देता है, ये भी ध्यान रखना पूरी जिंदगी। और जब मारक रेट्रोग्रेड होता है तो वो बहुत बुरे फल देता है, ये भी ध्यान रख। ये सैटर्न अगर गलती से गुलिक लॉर्ड या धूम लॉर्ड या विनाशिक नक्षत्र लॉर्ड होता तब ये बैंड बजाता,
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना गोलिक लॉर्ड है, ना धूम लॉर्ड है, ना विनाशिक नक्षत्र लॉर्ड। कारक जब रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत अच्छे फल देता है, और मारक भी ऐसे ही है सर। मारक जब रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत बुरे फल देता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ राहु केतु के बारे में। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ ले। सर आई हैव अ डाउट। हाथ खड़ा करके पूछे। हाँ जी चारू। सर जो अभी हमने किया है कि जो पॉइंट्स हैं वो हमारे राहु केतु हैं, तो हमारी जो कुंडली में दिखा रहे हैं वो मून और अर्थ के इंटरसेक्शन है। मून और अर्थ के राहु केतु। और सन के तो सर पॉइंट्स हो गए कि सन के दो पॉइंट्स हैं, एक तुला है और तुला की स्टार्टिंग और मेष की स्टार्टिंग। मेष की स्टार्टिंग होगी। तो जब भी हमारे मतलब अर्थ के जो हैं वो वहां पर पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दीज डेज आई कुड हियर कि राहु ने चेंज किया है, तो मतलब राहु वहां चला गया है तुला में। राहु अभी उसमें आया है, एक्वेरियस में आया है। एक्वेरियस में आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जो मून का इंटरसेक्शन पॉइंट अर्थ के इंटरसेक्शन पॉइंट से था, तो जो अभी शिफ्टिंग होती है 18 मंथ्स की, 18 मंथ्स की इंटरसेक्शन पॉइंट शिफ्ट होता है, शैडो शिफ्ट होती रहती है। जी। तो अब वो जो शैडो पड़ रही है वो कौन सी राशि में पड़ रही है? इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे हो रहा है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम मून सन के जो पॉइंट्स हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि उस पॉइंट पे तुला अगर राशि आएगा, में सन का राहु बैठा है, अगर तुला राशि में मून का राहु भी बैठ गया तो दोनों राहु पावर डबल कर देंगे जी, वो नेगेटिव कर देंगे। तो ये तो सर एक यूनिवर्सल फेज है कि अगर वहां पर घूम के जाएगा 18 इयर्स में तो वो करेगा। ये यूनिवर्सल फेज भी किसी को नहीं पता होता। ओके, पर हमारा कंसर्न तो हमारी जिसमें बर्थ चार्ट से हम लोग देखेंगे तो वो मून का और अर्थ का इंटरसेक्शन है। आपका कंसर्न आपका बर्थ चार्ट नहीं है, एनी बर्थ चार्ट इन दिस वर्ल्ड हो सकता है। हाँ जी सर, हाँ जी, जिसका भी देख रहे हैं, मतलब बर्थ चार्ट में जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो हमारे अर्थ और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, बट हमें सन के उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंसिडर करना है, राइट? बिल्कुल। हाँ जी वालिया साहब। सर जब हम अर्थ के राहु केतु की बात करते हैं तो जो ये ऑर्बिट है अर्थ का, मून का तो वो है जो मून अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है। हम अर्थ का कौन सा ऑर्बिट कंसीडर करते हैं उस केस में? मैम जब हम अर्थ का ऑर्बिट कौन सा कंसीडर करते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुन। अर्थ का वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट से अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं जिनको हम 4 बड़ी संक्रांतियां कहते हैं, जिसमें से एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है, एक ऑटम इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च को और ऑटम इक्विनॉक्स आता है 23 सितंबर। ओके। जो 21 मार्च को इक्विनॉक्स आता है वो इक्विनॉक्स पड़ता है मेष राशि के पास। हाँ जी। और जो 23 सितंबर वाला होता है वो पड़ता है तुला राशि के पास। बाकी 2 पॉइंट्स कौन से सर? बाकी 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही नहीं ना। राहु केतु नॉर्थ नोड है और साउथ नोड है। जी, ये तो सर वो जो सन के राहु केतु आ गए ना, सन के राहु केतु हो। अगर सन के राहु के ऊपर मून का राहु आ जाएगा तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। जी जी। उसका मारक तत्व डबल हो जाएगा। हाँ जी। बड़ी गंदी तरह से मारेगा। बिल्कुल। जो मैंने राहु के बारे में इंसैनिटी बताई या ऑब्सेशन बताया, तो जी, वो नेगेटिव सेंस में, वो नेगेटिव सेंस में बढ़ जाएगा। वो इतना ऑब्सेशन बढ़ जाएगा कि वो नेगेटिव की चला जाएगा, नेगेटिव फेस में चला जाएगा। जी सर ये तो क्लियर है, पर जो अर्थ के राहु केतु है ना वो वाला ऑर्बिट। हाँ जी, वो वाला ऑर्बिट मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थ के राहु केतु सन मूव नहीं करता तो वो हमेशा एक ही राशि में पड़ेंगे, जो राशि है चित्रा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र की स्टार्टिंग और अश्विनी नक्षत्र की स्टार्टिंग अर्थ के राहु केतु है, अर्थ के ऑर्बिट के राहु केतु जी। और मून जो ये राशियां यही सन का ऑर्बिट। हाँ जी। सन का ऑर्बिट क्या है? 12 राशिज आर इक्वल टू सन ऑर्बिट। सर फिर वो मून का कंसेप्ट, जो मून का ऑर्बिट और अर्थ का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करते हैं, वहां हमें अर्थ के राहु केतु मिलते हैं ना? वहां में मून के राहु मून के राहु केतु मिलते हैं। अर्थ और मून के राहु केतु अलग है और अर्थ और सन के राहु केतु अलग। सर जो हमें मून के राहु केतु वो क्लियर नहीं हुआ था उसका। अर्थ और मून के राहु केतु आपको कुंडली में नजर आ जाते। हम अगर सर वो ये जो एस्ट्रोनॉमिकली जो आप बता रहे थे ना कि वो कैसे, वो कौन सा ऑर्बिट होता है अर्थ का और मून का? मून सन के अराउंड नहीं घूम रहा, अर्थ के अराउंड घूम रहा है। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है।
ओके, तो सर ये वही मतलब अर्थ का वही वाला ऑर्बिट जो सन के अराउंड घूम रही है। और अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है। जी जी। मून 5 डिग्री टिल्ट है। हाँ जी। और सन ऊपर खड़ा है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकली बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट ये क्या है, और वो भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अभी आप समझो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अग्नि पुराण का मैं आपको वर्ष बताता हूं, उसमें आपको 14 राहु केतु के बारे में पता चल जाएगा, और हर राहु केतु का नाम है। अब ये 14 राहु केतु कैसे आ गए? प्लैनेट्स कितने हैं? 7 प्लैनेट को। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो 14 राहु केतु कहां से आ गए? 2 फॉर एवरी प्लैनेट। और उन 14 राहु केतु का नाम भी है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर। लेकिन क्या वो सारे के सारे इफेक्ट देते हैं हमको? सारे के सारे 4 देते हैं ना जी? यही देते हैं, ये 2 ही देते हैं। क्योंकि हम जिस जियोसेंट्रिक पोजीशन में बैठेंगे उससे हमें रिलेट करना है। मे बी सर आपने एग्जांपल दिया था कि लाइक कभी मार्स पे कोई बच्चा पैदा हो तो उसके राहु केतु हम वहीं से देखेंगे। मार्स के राहु केतु हम मार्स के मून के हिसाब से देखेंगे। मार्स के पास अपना अलग मून है। उस मून का ऑर्बिट और जो मार्स का ऑर्बिट अराउंड सन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट मार्स के राहु केतु हो जाएंगे। वो कोई मार्स में बच्चा पैदा होगा तब मैं उसकी कुंडली बनाऊंगा, उसकी फीस मेरी 15 लाख। वो लेकिन आप 2 बता रहे हो, 4 होगा ना सर? हमें अगर सन के राहु केतु में भी कोई पैदा हो गया तुला राशि में और मेष में, तो भी हमें वो दोनों भी देखने होंगे एक बार। अर्थ से कह रहा हूं मैं सर। अर्थ से, हाँ अर्थ से 4 देखेंगे हम, लेकिन तब देखेंगे जब मेष और तुला में कोई पैदा हुआ है तो, और उसमें राहु कहीं आ रहा है तो। अब अशोक मदान जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये बात सब सुन लो। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग इन जनरल मेष और तुला राशि में पैदा होते हैं इनकी मैरिड लाइफ खराब होती है। हाँ, हमने ये बहुत बारी बोला हुआ है सर। मेरे पास एक कुंडली है, उसमें राहु केतु एरीज में है और राहु तुला राशि में है। हाँ, तो ऐसे मेरे पास 500 कुंडली है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो इनके राहु केतु की पोजीशनिंग से फर्क पड़ेगा या मेष और तुला राशि से ही फर्क पड़ जाएगा? मेष और तुला राशि, सन का ऑर्बिट क्या है? सन का ऑर्बिट तो सबसे ज्यादा क्लियर है ना जी। सन का ऑर्बिट सारी राशियां तो है। हाँ जी। सन चल नहीं रहा लेकिन सन का ऑर्बिट तो है ना। ऑर्बिट क्या होता है मैम? ऑर्बिट क्या होता है? पाथ। तो जब धरती सूर्य के साथ रिवॉल्व करती है तो हमें कैसे पता चलता है वो रिवॉल्व कर रही है? क्योंकि हमारा व्यूइंग एंगल चेंज हो जाता है। तो वही तो पाथ है ना सन और पृथ्वी का। तो उस पाथ में जब भी सूर्य या पृथ्वी तुला राशि में आएगी तब आपको सूर्य के राहु से एनकाउंटर होगा। हाँ जी। सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। और चंद्र का राहु तो चेंज होता रहता है। जी जी जी। अगर चंद्र का राहु भी तुला राशि में बैठ गया और सूर्य का राहु तो होता ही तुला राशि में, तो क्या होगा? मैक्सिमम नेगेटिव इफेक्ट मैक्सिमम नेगेटिव। अब इस राहु में, अगर इस राहु में काल सर्प दोष बनता है तो क्या होगा? और ज्यादा नेगेटिव। बस। लेकिन अगर बाकी राहुओं में काल सर्प दोष बनता है तो वो उस हिसाब से हम कम इम्पैक्ट होगा। और इसमें वीनस मारक हो गया तो और दिक्कत। वो हम आगे देखेंगे। निशांत अग्रवाल जी, सर एक डाउट और है इसमें। सर एक डाउट लास्ट क्लास से था। अभी रुक जाओ मैम, लास्ट क्लास वाला डाउट अभी लेते हैं। यस सर। हाँ जी बोलिए मैम। सर मुझे पूछना था कि जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि अगर राहु और केतु सन या मून की राशि में बैठे हो तो बहुत बुरे होते हैं। अकेले बैठे हो तो कम बुरे होते हैं, ज्यादा कंजक्शन के साथ बैठे होंगे तो ज्यादा बुरे होंगे। ओके, फिर आपने सारावली का एक कोड बताया जिसमें अगर राहु लगन के पहली 4 राशि में बैठे हो तो राजयोग देते हैं। वो सारावली का कोड सिर्फ लगन से रिलेटेड है। अगर लगन में राहु बैठा हो 1 2 3 4 राशियों में तो वो राजयोग देता है, लेकिन वो राहु अकेला बैठा होना चाहिए। कोई प्लैनेट की उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लैनेट साथ नहीं होना। अच्छा, प्लैनेट साथ में। उस राशि में कल्ला राहु बैठा होना चाहिए और प्लस वो मारक ना हो, तब राजयोग का असली इम्पैक्ट पता। ओके सर। और सर एक और, जो हम तो होगा ना सर, अगर 1 है राशि तो 8वें राशि भी मंगल होगी। मंगल मैम कारक हो गया ना। तो
तो आठवें घर की राशि भी तो मंगल आई है। अगर कोई प्लेनेट कारक और मारक है तो उसको मारक नहीं मानना, कारक और मारक मानना, अकेला मारक ना। और सर एक ये पूछना था कि जैसे अगर कुंडली में राहु केतु दिखते हैं, वो मून के होते हैं? हाँ, वो मून के होते हैं। निशांत अग्रवाल जी। सर मतलब जैसे कि आपने बताया कि मेष में केतु होता है सूर्य का, और तुला में इसका राहु होता है, तो सूर्य जो है वो केतु के पास जाके उच्च का हो जाता है। हाँ, सूर्य मेष में जाके उच्च का हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो सर ऐसा क्यों, मतलब? अरे सूर्य, समझो बात को, राहु के राशि है वो, उस पॉइंट को इस पॉइंट से कोइंसाइड मत करो। अच्छा। इधर हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, राहु केतु विद राहु केतु, तुम इसमें सूर्य की राशि को मत डालो। ओके, ठीक है सर। हाँ, राजेश जी। जी सर, मैं बोल रहा हूँ तुला राशि है सन का राहु, और मेष राशि है सन का केतु। बस। और मून का जो दिखाई देता है चार्ट में, वो मून का राहु केतु है, वो मूवेबल है। 18 मंथ के बाद मूव करता है, 18 साल में टोटल चार्ट का कवर करता है। बस। लेकिन और एक जो राहु केतु है वो चित्रा नक्षत्र और रेवती का लास्ट, वो कौन सा है? वो 8 का राहु केतु है क्या? अरे भाई, चित्रा नक्षत्र का जो स्टार्टिंग होगा वो तुला राशि तो है। जी 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 जी। और रेवती नक्षत्र का जो खत्म हो जाएगा तो कौन सी राशि शुरू होगी? मेष मेष मेष। बस, ये तो 4 हो गया, और 2 राहु केतु। ओ मेरे भाई, अर्थ के राहु केतु हैं मेष और तुला राशि, और मून के राहु केतु हैं जो तुझे नजर आते हैं। जी सर। बस। अब थर्ड पॉइंट, राहु केतु, और ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना। एक राशि है, ये सारा व्हाइट पेपर एक राशि है। राहु 29 डिग्री का बैठा है और दूसरा प्लेनेट बैठा है 17 डिग्री। तो राहु 30 से 29 पे आया है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये मान लो कोई भी राशि है, आजकल इसको 11 मान लेते हैं क्योंकि आजकल राहु 11, तो 11 में 30 डिग्री से लेकर 1 डिग्री 0 डिग्री तक आएगा। और राहु आज 29 डिग्री 50 मिनट्स में, तो राहु कितने डिग्री का है? 29 50। अब मान लो चंद्रमा भी 11 नंबर राशि में आ जाता है कुछ दिनों बाद, तो चंद्रमा 0 डिग्री से स्टार्ट करेगा, यहां से आएगा ना। चंद्रमा, राहु 12 से 11 में आया, चंद्रमा 10 से 11 में आएगा। जी सर। हाँ जी। तो चंद्रमा 0 से 29 तक जाएगा। तो जब तक चंद्रमा 29 डिग्री तक नहीं पहुंचता तब तक राहु इधर है, चंद्रमा इधर है। चंद्रमा धीरे 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 राहु की तरफ आ रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी। ऐसे जैसे चंद्रमा है वैसे और भी ग्रह हैं, सबके साथ सेम लॉजिक होगा। राहु 30 से 29 28 27 में आएगा, लेकिन बाकी ग्रह तो 0 से 1 2 3 4 ऐसे आएंगे ना। तो राहु हमेशा ऐसे चलेगा और ग्रह हमेशा ऐसे चलेगा। राहु उल्टा चलेगा ना सर? राहु आमने से इधर आएगा। हाँ जी। और ग्रह ऐसे आएगा। राहु इधर खड़ा है, ग्रह आ रहा है ऐसे ऐसे। अब एक कुंडली लगाते हैं, रैंडम कुंडली। चलो एक दोस्त की कुंडली लगाते हैं आज। ये कुंडली नजर आ रही है आपको? राहु कितनी डिग्री पे है? 18 डिग्री। 4 डिग्री 18 सैजिटेरियस। इसको 4 डिग्री मान ले। और मून कितनी डिग्री का है? 15 डिग्री। 15 डिग्री। अब इसको हम एक दिन पहले की कुंडली बनाते हैं। मून कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अब मून कितनी डिग्री का है? 1। राहु और मून दोनों सैजिटेरियस में है। जी हाँ। राहु जब सैजिटेरियस में घुसा होगा तो 1 डिग्री से स्टार्ट किया होगा कि 30 डिग्री से स्टार्ट किया होगा? 1। अच्छा, राहु 30 से मून 1 से। राहु 30। एक करके बोलो। राहु 30 से गया होगा सर, 30 से 4 पे गया होगा धीरे धीरे। 30 राहु 30 से 4 पे आया होगा। 18 महीने में राहु 30 से 1 पे आएगा, 0 पे आएगा। तो राहु 30 से 4 पे गया होगा। और मून 2 दिन में
2.5 दिन में पूरी राशि कवर कर जाता। तो मून सैजिटेरियस में, ये सैजिटेरियस में एंटर किया मून, ये अभी 8 अगस्त 1992 रात को 9:30 बजे मून सैजिटेरियस में एंट्री किया। ठीक कह रहा हूं मैं? जी यस। और 9 अगस्त को भी सैजिटेरियस में था, एक दिन बाद। जी सर। 12 डिग्री। और 10 अगस्त को भी सैजिटेरियस में था, 24 डिग्री। 10 अगस्त रात को कहीं जाके कैप्रिकॉर्न में आया होगा 11 अगस्त। तो 2.5 दिन के आसपास मून एक राशि में बैठा रहा। जी। लेकिन राहु एक राशि में बैठा रहा 18 महीने के आसपास। यस और नो? जी यस सर। अब इसको हम 8 अगस्त वाली कुंडली में जाते हैं। सैजिटेरियस में राहु एंटर कर गया और सैजिटेरियस में मून भी है, लेकिन मून 0 डिग्री में, राहु 4 डिग्री में। राहु तो एग्जिट कर रहा है। नहीं वो ठीक है, एग्जिट कर रहा है, लेकिन अभी है सैजिटेरियस में ना। जी। तो इस सैजिटेरियस में मून एंटर किया और राहु कुछ घंटे बाद मून हो गया 1 डिग्री का, फिर वो हो गया 2 डिग्री का, फिर वो हो गया 3 डिग्री का। अब राहु, ये मान लो राहु है, ये वाला हाथ मेरा, ये वाला राहु है, और ये वाला हाथ मून है, ये मून है और ये जो है राहु है। मून आ रहा है राहु की तरफ और ये 3 डिग्री में आ गया। ये 0 डिग्री था और वो 4 डिग्री था। अब आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, ये 3 डिग्री में आ गया। 1 मिनट, पूरी बात सुन लो। ये 3 डिग्री पे आ गया, दोनों सैजिटेरियस में है मून और राहु। ये 3 डिग्री 43 मिनट्स में आ गया, 4 डिग्री 14 मिनट पे आ गया। इस पॉइंट पे मून और राहु एकदम ऐसे हो गए, एकदम क्लोज हो गए, साथ ही हो गए, एकदम साथ हो गए। अब ये जो पॉइंट आएगा जब मून भी 420 पे हो जाएगा, तो मून राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है एकदम। हाँ जी, एग्जैक्ट हाँ, 2021। लेकिन एक दिन पहले मून 3 डिग्री, एक घंटे पहले 3 डिग्री पे था, उससे 1 घंटे पहले 2 डिग्री पे था, 2 घंटे पहले। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे 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 आके एक्सीडेंट कब होगा? पूरे 4 डिग्री 21 पे, 4 डिग्री 22 4 डिग्री 22 पे होगा, 4 डिग्री 22 मिनट पे एक्सीडेंट हो। क्योंकि राहु भी अरे आप 20 पकड़, हाँ 20 पकड़ लो सर, 20 पकड़ लो। 20 पे एक्सीडेंट होना शुरू हो गया और 22 तक एक्सीडेंट चलता रहे। ये एक्सीडेंट हो गया। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक मून राहु खराब नहीं होते, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो खराब होते हैं। सर कमाल कर दिया आपने तो, मतलब सबको गलत कर दिया। हाँ सर, मुझे तो सब लोग बोल रहे हैं मेरा मून के तो खराब है, ये तो मेरे को भी यही बोलते हैं सर, मून और राहु मेरा साथ है तो बिल्कुल खराब है। जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तब तक मून राहु, मून केतु खराब नहीं होते, ये बात को ध्यान में रखना। और एक्सीडेंट कैसे होगा मैंने बता दिया आप। अभी इसको दोबारा एक और एग्जांपल में ले लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, चाहे वो सेम नक्षत्र में भी हो दोनों। जब तक एक्सीडेंट कैसे होगा आपको अभी बताया मैंने। 4:20 वहां पे एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, जब तक दोनों भिड़ेंगे नहीं आपस में तब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, भले ही 2 मिनट का अंतर हो, भले ही 2 मिनट का अंतर। जब 2 गाड़ियां ब्रेक लग गई और थोड़ा बहुत गैप है तब कोई मरेगा ही। आज डेट है 24 मई 2025, 1225 कर दिया सर, कोई बात। और टाइम है इस समय 11:14। जगह है दिल्ली। राहु कहाँ नजर आ रहा है? एक्वेरियस में। मून का नजर आ रहा है पाइसेस में। अब इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। मून भी एक्वेरियस में, राहु भी एक्वेरियस में। अब ग्रहण तब तक नहीं हो सकता तब पूर्णिमा ना हो। दूसरा, राहु मून नेगेटिव है, मैं भी कह रहा हूं नेगेटिव। राहु मून में डिफरेंस देख लो, 13 डिग्री का मून, 29 डिग्री का राहु। ये राहु है, ये मून है, इतना डिफरेंस है। जी सर। जब ये डिफरेंस 27 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो नेगेटिविटी स्टार्ट नहीं करेगा। लो 27 डिग्री तक पहुंच गया, अब नेगेटिविटी स्टार्ट की, और एक्चुअल नेगेटिविटी आएगी एक्सीडेंट पे। एक्सीडेंट होने के बाद वो नेगेटिव, अब एक्सीडेंट तो हो गया, वो उसके बाद वो नेगेटिविटी बनी रहेगी। अब मान लेते हैं 3 महीने बाद राहु देखते हैं कहां होगा। 1 2 3 4 5, राहु आ गया 21 डिग्री पे। यस और नो? 5 महीने बाद अक्टूबर में यस सर, राहु आ गया 21 डिग्री पे। मून राहु इकट्ठे हो गए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। 5 डिग्री एक्वेरियस पे कोई प्रॉब्लम आएगी? नो सर। जब तक मून 20 डिग्री तक नहीं पहुंचता इस आदमी को रिलैक्स रहने देना। मून कितनी डिग्री का हो गया? 14। अब क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कब होगा आपको पता चल गया?
यस जी सर। सर ये सिर्फ मून के केस में? नहीं, हर प्लेनेट के केस में होगा ये। राहु के साथ? राहु और केतु दोनों के साथ, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता। +- 2 degree is a influence of negativity which starts. This is what you are saying. नहीं, this is what you are understanding and you are understanding exact the point I want you to understand. ठीक है। मैंने कहा था ना जिस दिन राहु केतु पढ़ाऊंगा तो राहु केतु के सारी धज्जियां उड़ जाएंगी जो पढ़ा था अब तक। हाँ सर, मेरा भी केतु मून के साथ हाँ है। सर, जैसे मेरा भी केतु मून साथ में है। नहीं, सभी लोगों ने बोला कि बहुत खराब है। विशांक हेलो, मेरा भी सेम। मैडम +- थोड़ा ना होगा, सिर्फ माइनस होगा, क्योंकि प्लस में तो सब खराब है फिर, और एक्सीडेंट होने के बाद तो सब खराब है। एक्सीडेंट होने के बाद सब खराब है। मतलब कि अगर 2 डिग्री आगे भी चला गया ना तब भी नेगेटिव इफेक्ट? नहीं मैम, एक्सीडेंट होने के बाद तो कितना भी आगे चला जाए, वो राशि से जब तक नहीं निकलता तब तक तो खराब ही हो गया ना। सर बताएंगे। मेरे को भी केतु और मून एक साथ है। सर बेसिकली अगर राहु और केतु दूसरे प्लैनेट के सेम नक्षत्र में बैठे हैं तो वो नेगेटिव तब एक्सीडेंट है, सेम नक्षत्र में बैठना सर, क्योंकि डिग्री से नक्षत्र का तो रोल बहुत रेलेवेंट हो जाएगा। नहीं, सेम नक्षत्र में तो आ ही जाएंगे मैम, वो तो सेम नक्षत्र में रहेंगे ही जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाएगा। तो मतलब अगर आपको डिग्रीज ना भी देखो तो सीधा नक्षत्र का लाइन देखो। नहीं मतलब मैम, अगर नहीं नक्षत्र तो वही रहेगा। नक्षत्र तो आप जैसे ही उसके अंदर 2.5 दिन तो नक्षत्र वही रहेगा ना। अच्छा, जब भी एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट का मतलब ही ये है कि सेम नक्षत्र में हो रहा है जी। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो। सर अभी जो बात हो रही है कि अगर एक्सीडेंट हो गया 21 पे और उसके बाद निकल गए, अगर कारक का एक्सीडेंट होता है जी और अगर मारक का एक्सीडेंट होता है तो दोनों में क्या फर्क आएगा, ये कर लोगे एनालाइज? नहीं सर। जी सर। मजा आ रहा है? हाँ जी सर। नहीं पर सर, एक्सीडेंट के बाद क्या इफेक्ट कम हो जाएंगे कि गलत हो जाएंगे? एक्सीडेंट होने के बाद इफेक्ट नेगेटिव ही रहेगा, बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। असल उसके बाद कितने डिग्री तक जाने देना है नेगेटिविटी वाला? हाँ ये बताओ ना सर। हाँ बता रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। अभी राहु केतु शुरू किया है, मैंने अभी खत्म नहीं किया, अभी शुरू किया है। इंट्रोडक्शन। राहु कारक हुआ तो भी राहु भी खराब होगा कि सिर्फ वो प्लेनेट खराब होगा? राहु सबको खराब कर देता है। राहु खुद नहीं होता ना? राहु है ही नहीं कुछ। हाँ, वो शैडो ही है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ और कारक के साथ बैठा है तो अच्छा इफेक्ट देगा, और एक्सीडेंट हो गया और मारक के साथ बैठा है तो बहुत बुरा। कितना इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप लोग। सर राजन मैडम का एक डाउट था कि जैसे 21 डिग्री पे कोइंसाइड हुए राहु और मून, अब तो जब तक ये मून 21 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री तक है तो ये मून रिफ्लेक्टेड है पूरी रात। हाँ वही ना, पूरी 30 डिग्री तक रिफ्लेक्टेड है। तो एक्सीडेंट होने के बाद जो डिग्रीज बची हुई हैं उसमें मून खराब है। हाँ जी रणदीप जी। सर तो ये एक्सीडेंट मून का तो ठीक है, मतलब वो जो राहु के एक्सीडेंट किसी भी ग्रह का हो सकता है। नहीं सर, वो ठीक समझ आ गया, पर ये जो एक्सीडेंट है ये सन वाले उससे भी तो हो सकता है। सन वाला बोल तो दिया जो तुला में पैदा होगा। कोई भी प्लैनेट्स हैं वो उसमें आएंगे तो वो एक्सीडेंट में आएंगे फिर वो। लो एक कुंडली और दिखा। अच्छा जी, बताओ कितना एक्सीडेंट हुआ है इसमें? राहु मून का एक्सीडेंट नहीं है, राहु की डिग्री पकड़ो क्या है। और 22 नहीं, इनका तो बिल्कुल कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है सर। हाँ, राहु का एक्सीडेंट वीनस, जुपिटर और मरकरी से चेक करना है। जुपिटर से एक्सीडेंट हो चुका है। राहु तो नहीं हुआ, मतलब तुला में है। हाँ, जुपिटर, वीनस और मरकरी से एक्सीडेंट नहीं हुआ। सर जुपिटर को मान सकते हैं, जैसे 2 डिग्री में 2 मिनट कम है मात्र। हाँ, तो जुपिटर वीनस से एक्सीडेंट होते होते बच गया। अच्छा, जुपिटर राहु जो है ये सन के राहु से कोइंसाइड कर रहा है ना? हाँ तो नेगेटिव है ना, लेकिन अगर इसमें एक्सीडेंट भी हो जाता, हाँ जी, तो और नेगेटिव हो जाता। लेकिन आपने कहा था ना 2 डिग्री से इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो राजवन जी हो गया ना इफेक्ट करना होना शुरू। अभी आपने कहा ना नहीं करेगा। जुपिटर और वीनस दोनों इसमें मारक हो जाएंगे। मारक नहीं होंगे, एफ्लिक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। एफ्लिक्टेड हो जाएंगे, थोड़े से पॉल्यूटेड हो जाएंगे मतलब। पॉल्यूटेड। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एरीज और लिब्रा है इसमें जब ये जो ग्रह जाएंगे वीनस, जुपिटर, ना राहु इसमें नहीं
सन के वालों से राहु से नहीं होता अफेक्शन। अच्छा ठीक। लेकिन अगर लगन हो एरीज का और लिब्रा का, यार मैं आपको ना आगे पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीजें, अभी बस धीरे धीरे समझते रहो। ठीक है सर। मैं आज की क्लास में सब कुछ खत्म नहीं कर सकता क्योंकि टाइम खत्म हो गया। नहीं सर क्या, हाँ। लेकिन आज की क्लास में तुम्हारे राहु केतु को लेके बहुत सारे डाउट बन गए होंगे नए जी। लेकिन जो तुमने समझा है ना, ये बेसिस ऑफ राहु केतु है। मनीष जी। सर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मैं पूछ रहा था कि जैसे राहु और मून के केस में हमने जो एक्सीडेंट लाइक स्टडी जो किया अभी, तो इसमें अगर कम डिग्री में कहीं इम्पैक्ट होता है दोनों राउंड, मान लीजिए 3 डिग्री, मैक्सिमम आइदर साइड 2 डिग्री लेके चलना। हाँ लेट्स से जो डिग्री है वहां पे 3 डिग्री पे दोनों का एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो इम्पैक्ट है वो सस्टेन ज्यादा दिनों तक करेगा क्योंकि वो अपनी पूरी राशि में, बिल्कुल 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 अपनी पूरी राशि में वो इम्पैक्ट जो है ना रहेगा उसका मून का। मनीष जी, अब जो चीजें अब आप एनालाइज कर रहे हो ना, जो समझने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी क्योंकि आप समझ चुके हो ना, इस क्लास को दोबारा समझोगे, अब आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। राइट। मैं हमेशा देखता हूँ राहु का एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। चारू जी। सर राहु का एक्सीडेंट हमने सारे प्लैनेट्स के साथ देखना है। अगर कारक के साथ होता है तो अलग तरह से देखना, अगर मारक के साथ होता है तो अलग तरह से देखना। नहीं मतलब जैसे पॉइंटर्स में हम लोग बना रहे हैं, राहु का एक्सीडेंट सन मून के साथ हो जाए सबसे बुरा है, मारक के साथ हो जाए बुरा है, कारक के साथ हो जाए कम बुरा। मतलब हमने कुंडली में देखना है और जरूरी नहीं है कि हो एक्सीडेंट, हो सकता है ना भी हो। ठीक है। तो आपने अभी एक बात कही कि बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे राहु केतु को लेके। सर मेरे पास तो राहु केतु को लेके कोई पॉइंट था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इनका क्या इम्पैक्ट क्या तभी तो मैं आपको इस ग्रुप का सबसे लकी आदमी मानता हूँ। बताओ क्योंकि मुझे अनलर्न नहीं करना। आपको अनलर्न नहीं करना। जो पढ़े लिखे आए हैं ना, वो कितने दुखी होंगे आज की क्लास के बाद। जो कितने कई सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो कितने दुखी होंगे आज की क्लास के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। सर राहु और केतु की तो दृष्टि भी नहीं होती ना? नहीं होती, तो शुरू में ही लिखवा दिया। सर दृष्टि तो हमने अभी करी भी नहीं है ना, मतलब मुझे इसका इम्पैक्ट नहीं पता। हाँ, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। दृष्टि एक तरह का एनर्जी का वो होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। बस सर अभी यही है कि राहु जहां पर बैठेगा, केतु जहां पर बैठेगा, वो उस प्लैनेट की तरह, मतलब उसको, सॉरी, राहु जहां बैठेगा वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। उसके अगर वो कारक है तो वो कारक के तत्व देगा, मारक है तो मारक के देगा। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, अगर एक्सीडेंट हुआ तो अप टिल 30 डिग्री उस प्लैनेट का वो आप लोग ये जितने आप पॉइंट्स बता रहे हो ना चारू जी, ये लिख के ग्रुप में भेज दो, वरना सब भूल जाएंगे। तो मैंने तो नोट कर लिया है। हाँ, अग्रवाल जी। सर अभी जो आपने सर की कुंडली दिखाई थी, इन सर के अगर गुलिक 2 डिग्री ऊपर होता तो गुलिक का भी एक्सीडेंट होता कि गुलिक शैडो है इसलिए नहीं होता? उसका भी एक्सीडेंट होता, उसकी भी माँ बहन हो जाती बाद में भाई। तो मतलब वो और नेगेटिव होता। बस तुझे नेगेटिविटी एसेस करनी आ गई ना, तू कुंडली देखना सीख जाएगा। अशोक मदान जी। सर एक तो ये फिर वही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया। कर्क राशि सारे कंफ्यूजन लिख लो। अच्छा ठीक, सारे कंफ्यूजन लिख लो। मुझे पता है ये जो मैंने अभी बोला है ना पिछले 1-1.5 घंटे में, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन अब जो कंफ्यूजन का आंसर आएगा आपके पास वो लास्ट एंड फाइनल होगा। लिख लो, ये क्लास को 2 बार, ये मैं आज ही अपलोड करा दूंगा, इस क्लास को 2 बार सुनना, क्योंकि ये राहु केतु की इंट्रोडक्शन क्लास थी। अभी तक राहु केतु सिर्फ इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर। अब राहु केतु शुरू किया तो अब खत्म ही करके मानूंगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आपका। मैंने राहु केतु कंप्लीट नहीं किया, इंट्रोड्यूस किया अभी आपकी लाइफ में। राजवन जी पूछिए। सर साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में तो एस्पेक्ट्स मानते हैं राहु केतु के। हाँ, तो बेवकूफा का कोई इलाज नहीं। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी। मुझे क्यों नहीं बोलोगे? मुझे टेक्स्ट दिखाओ ना, किस ग्रंथ में लिखा है। चलो मैं अगेन रिपीट करूंगी, मैं अपने किसी टीचर को ऐसे नहीं सोच सकती, लेकिन मैंने उनसे सीखा तो उन्होंने बताया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी मैं लकी, कोई रेफरेंस दे दो टेक्स्ट का। मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि जिन्होंने सारे टेक्स्ट लिखे हैं ना, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने ही मेरे को पढ़ाया है।
हाँ, मैं ये उनसे पूछ सकती हूँ कि मैम ये किस चीज का रेफरेंस कहाँ से निकालूं? पराशर हो रहा, जितने रेफलर टेक्स्ट है उनको जिसने कन्वर्ट किया उसी ने मेरे को पढ़ाया। और एक चीज बताएं, जैसे केतु। मैम राजवन जी एक बात बताओ, जब राहु केतु एंटिटी ही नहीं है कोई, तो वो दृष्टि कहां से आ जाएगी? ठीक है, दैट लॉजिक आई एग्री। कल आपके गुरु नानक जी की बर्थडे मैंने चेंज कर दी, आज मैंने राहु केतु की दृष्टि खराब कर दी। आप ग्रुप से आउट मत हो जाना। नहीं सर, से नहीं आउट हो। सर एक बात बताएं, जैसे केतु 21 डिग्री पे है मेरा और मेरा 15 डिग्री पे है, एक साथ बैठे हैं। एंजॉय। तो इट इज नॉट नहीं हुआ एक्सीडेंट, एंजॉय नहीं हुआ। का समझ आया था कि जैसे मम्मा की डेथ हुई तो वो मदर और केतु की वजह से हो गया था। और एक बात बताओ, बाकी मम्मियों की जो डेथ हो रही है तो वो किसको ब्लेम करें? जो पैदा हो गया उसकी माँ की डेथ कभी ना कभी तो होगी। किसी की माँ की डेथ 50 साल में हो जाएगी, किसी की माँ की डेथ 80 साल में हो जाएगी। और एक मेरा लास्ट डाउट ये कि जो आपने कहा कि जो इफेक्ट ये नेगेटिव देंगे, ये वो राहु केतु की दशा अंतरदशा में देंगे, वो आपको आगे अच्छा। कराएंगे। थैंक यू। प्रीति जी पहले आप पूछ लो। सर मेरा ये डाउट है, अगर केतु 16 डिग्री का है और शनि 29 डिग्री का है लिब्रा में, तो ये इसकी बैंड बढ़ गई। अगर शनि मारक है तो ज्यादा बैंड। ओके थैंक यू सर, क्योंकि वो डिग्री पार कर चुका ना, उसीलिए। एक्सीडेंट हो गया ना मैम। हाँ ओके थैंक यू सर। राजेश जी पूछिए। सर राहु तो कंफ्यूजन देता है, पागलपन जो बोला। अरे किसने? अरे यार वो मैं बाद में तेरे को डिसाइड करूंगा। कैसे कंफ्यूजन देता है? कारक हो गया तो कंफ्यूजन कैसे देगा? खराब है तो, मारक है तो मारक के तेरे को सारे इफेक्ट्स लिखवा दिए ना, लेकिन मारक है कि कारक है ये डिसाइड कौन करेगा? हम डिसाइड करेंगे। हरमनप्रीत जी। सर मैंने कुछ पूछना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ये मैंने पूछना था कि जो आपने अभी बोला ना कि आपने वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है गुरु नानक देव जी की, लेकिन वो तो सही है, वो पहले भी वही थी। नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में बात। वालिया साहब। सर आपने कहा था एक लास्ट क्लास का डाउट था, पूछ सकते हो? हाँ आप पूछो। सर आपने बताया था कि सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस या जुपिटर हो, या सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस जुपिटर से संबंध बना ले तो अच्छा होता है। वो अच्छा होता है, लेकिन उसको एनालाइज करने के 8 तरीके हैं। अभी आपको 2 ही तरीके पढ़ाए बताए हैं, 6 अभी पेंडिंग है। अच्छा नहीं होता बोला आपने, अच्छा नहीं होता। सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड सौम्य ग्रह, अलग-अलग बातें बोलते हो बिना सुने। अलग-अलग बातें। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी वो करेंगे। वीनस और जुपिटर से संबंध बना ले को समझना आपको बहुत जरूरत है। जी सर। संबंध शब्द बहुत तरह के होते हैं, एक्सचेंज भी है। बहुत तरह के संबंध होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं कि शनि अगर कारक है तो अच्छा इफेक्ट कैसे देगा? शनि अगर कारक है तो अच्छा इफेक्ट ही देगा। सर ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है? वो हाँ जी किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है और किस प्लेनेट से संबंध बना रहा है। और सर अगर शनि को, मतलब जो कहते हैं कि शनि को खुश रखना चाहिए या खुश करने के लिए, उसके लिए क्या डिसिप्लिन में रहना और उपाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, ओके ठीक है। इधर हम वो बात करेंगे जो पराशर जी बात करना चाहते थे, वो बात नहीं करेंगे जो आप सुनना चाहते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, आज के लिए प्रणाम सर। राम राम सर।